ये कहानी है नाइंसाफी और इंसाफ की। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिरेकल इन सेल नंबर 7। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजल है। वो एक इंस्पेक्टर से मिलती है। इंस्पेक्टर उसे केस की फाइल देता है और कहता है कि कल तुम्हें कोर्ट में जाना है और ये केस इतना आसान नहीं होगा। एंजल यहाँ से निकलने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। वो एस्ट्रोलॉजर एंजल को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने उसे बचपन में देखा था, लेकिन एंजल उसे पहले से पहचानती है। और यहाँ काम खत्म होने के बाद वो जाती है एक चर्च में जहाँ पर एक पास्टर होता है और पास्टर एंजल को देखकर खुश हो जाता है। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि ये सब के सब कोर्ट में जाते हैं जहां पर एंजल एक बहुत पुराना केस लड़ना चाहती है क्योंकि एंजल एक वकील है। एंजल के ऑपोजिट जो वकील होता है वो कहता है कि ये एक ट्रायल केस है। ट्रायल केस मतलब कि इस केस की सुनवाई पहले हो चुकी है, सजा हो चुकी है, लेकिन इसके लिए दोबारा अपील की गई है। और ये ट्रायल केस होता है एक आदमी के ऊपर जिसका नाम ली होता है। ली के ऊपर इल्जाम होता है कि उसने एक छोटी बच्ची को मॉलेस्ट किया और उसकी हत्या कर दी। वकील कहता है कि इस केस में सब कुछ पहले साबित हो चुका है और कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया था वो बिल्कुल सही था, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं कहना। एंजल कहती कि प्रोसिक्यूटर ने अभी जितनी बातें की वो उन्होंने पुराने सबूतों को, पुराने डेटा को देख कर कही, लेकिन उन्हें जरूरी है कि वो उस सिचुएशन को, उस घटना को दोबारा से अच्छे से देखे। प्रोसिक्यूटर बोलता है क्या तुम उस वक्त वहां पर थी? एंजल कहती कि हाँ, मैं इस पूरे केस के दौरान वहां पर थी। और वो जज से कहती कि अब मैं जो भी आपको कहूंगी उसका एक एक शब्द सच होगा। और यहां से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर यह दिखाया जाता है कि एक 6 साल की छोटी बच्ची होती है। इस बच्ची का नाम एंजल है और ये वही एंजल है जो आज कोर्ट में एक ली नाम के इंसान के लिए केस लड़ रही है। और ये ली और कोई नहीं बल्कि एंजल के पिता है। फ्लैशबैक में 6 साल की एंजल के साथ उसके पिता ली को दिखाया जाता है। ली दिमागी तौर पर पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता, उनका दिमाग बच्चों की तरह होता है, लेकिन ली अपनी बेटी एंजल से बहुत प्यार करता है और एंजल भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती है। ये दोनों एक शोरूम के बाहर एक गाने पर डांस कर रहे होते हैं और इसी शोरूम में एक सेलर मून बैग भी होता है और ये सेलर मून बैग एंजल को बहुत पसंद होता है। उसके डैड बोलते हैं कि कल उन्हें सैलरी मिलेगी और तब ये बैग वो अपनी बेटी को दिला देंगे। और तभी वो देखते हैं कि वो बैग कोई खरीद लेता है। ली अपनी बेटी के साथ शोरूम के अंदर जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि ये बैग मैं और मेरी बेटी खरीदना चाहते हैं। हम रोज एक दिन में 2 बार इस बैग को देखते हैं, आप इस बैग को ना खरीदें। और वो उस बच्ची को जिसने ये बैग खरीदा है उसको मनाने के लिए उसके गालों पर हाथ भी लगाने की कोशिश करता है। और तभी वो आदमी जिसकी वो बेटी होती है वो ली को मारना शुरू कर देता है। दरअसल ये कमिश्नर है और वो ली को उसकी छोटी सी बेटी एंजल के सामने बहुत मारता है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और ली रात को अपनी बेटी को कहता है कि वो बैग वो उसे जरूर दिलाएगा। ली एक पार्किंग में काम करता है और अगले दिन जब उसे सैलरी मिलती है तो वहां पर वही कमिश्नर की बेटी आती है जिसके पिता ने एक दिन पहले ली को मारा था और वो उसे अपना सेलर मून बैग दिखाती है और ली से कहती है कि मुझे पता है कि एक और दुकान है जहां पर ऐसा ही बैग मिलता है। ली इस बात से खुश हो जाता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और ली उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि वो बच्ची सड़क पर लेटी हुई है, सामने एक पत्थर होता है और उस बच्ची के सिर पर चोट का निशान होता है। ली उसकी पैंट को ढीला करता है और उसके मुंह में हवा भरने की कोशिश करता है और ये सब कुछ दूर से एक औरत देख लेती है। ली उस औरत से कहता है कि हेल्प, लेकिन वो औरत वहां से चिल्लाकर डर कर भाग जाती है। और अब पुलिस ली को पकड़ लेती है और उस पे इल्जाम होता है कि उसने उस छोटी बच्ची को रेप करके मार दिया। ली को कुछ समझ नहीं आता, ना ही वो लोगों को ज्यादा कुछ बता पा रहा होता है क्योंकि ली अच्छे से बोल भी नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल घर पर उसका इंतजार कर रही होती है और जब ली घर पर नहीं आता तो वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो काम करता है और वो रास्ते में देखती है कि बहुत भीड़ होती है और जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर ली होता है। दरअसल ली से पूरा एक्ट करने के लिए कहा जाता है कि क्या हुआ था। वहां पर एक बच्चे का पुतला रखा जाता है। ली कहता है कि वो पुतला इस तरह से गिर गया था। दरअसल वो सब कुछ इशारों में बता रहा होता है। इसके बाद मैंने उसके गालों को थपथपाया, लेकिन जब वो होश में नहीं आई तो मैंने अपने मुंह से उसके मुंह के अंदर हवा डालने की कोशिश की और उसकी पैंट को भी लूज कर दिया ताकि उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। पुलिस वाले उससे पूछते क्या तुमने अपनी पैंट उतारी? ली कहते कि नहीं, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले कहते कि तुम जल्दी सच बताओगे तो तुम अपनी बेटी से मिल सकोगे, क्योंकि ली बार बार अपनी बेटी से मिलने के लिए कह रहा होता है और उसकी बेटी दूर से सब कुछ देख रही होती है, लेकिन भीड़ यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने डैड तक पहुंच नहीं सकती। ली एक बार फिर से अपनी पैंट को लूज करके बताता है कि मैंने इस तरह से उसकी पैंट लूज की थी और पुलिस वाले ये देखने के बाद इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि ली ने भी अपनी पैंट उतारी थी, यानी कि उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की और उसे मार दिया। और अब ली को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है और जब जेल में जेलर को पता चलता है कि ली ने एक बच्ची का किडनैप किया, उसका रेप करने की कोशिश की और उसके बाद उसे मार दिया, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो ली को कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर एक टेलीफोन होता है और जब ली उसे देखता है तो वो उसकी तरफ जाता है, फोन उठा लेता है। दरअसल वो अपनी बेटी को कॉल करना चाहता है और ये देखने के बाद जेलर ली को बहुत मारता है।
इसके बाद ली को एक सेल में भेजा जाता है। यहाँ पर पहले से 5 कैदी होते हैं। ली के पास उसकी वो फाइल होती है जिस पर उसके सारे गुनाह लिखे होते हैं, और जब वो कैदी ली के गुनाह पढ़ते हैं कि इसने एक बच्ची को किडनैप किया, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया और बाद में उसका खून कर दिया, तो ये 5 कैदी ली को तौलिए के अंदर बंद करके जमीन पर लिटाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ली को दरअसल अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने किया क्या है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल को अब एक ऑर्फनेज भेज दिया जाता है, क्योंकि ली के अलावा उसका और कोई भी नहीं है। ये ऑर्फनेज उन बच्चों का होता है जिनके पेरेंट्स जेल में हैं, और ये अक्सर जेल में प्रोग्राम करने के लिए भी आते हैं। वहीं अब जेल में ये दिखाया जाता है कि ली जिस सेल में होता है जहां पर 5 कैदी हैं, और इन 5 में जो लीडर होता है जिसका नाम जेंगो है, उसे जेल में एक दूसरा कैदी मारना चाहता है। उसके पास एक शार्प पेन है और वो उस पेन से जेंगो को जख्मी करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दूर से ये ली देख लेता है और इससे पहले कि वो जेंगो को जख्मी करता, ली उसके आगे आ जाता है और ली खुद जख्मी हो जाता है। और इस बात से जेंगो ली से बहुत प्रभावित हो जाता है, और जब भी वापस अपने सेल में आते हैं तो जेंगो और उसके 4 साथी ली से उसकी कहानी पूछते हैं, और वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। और उन्हें भी अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ली बेगुनाह है। वो उससे पूछते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ली कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। और जब जेल में मिनिस्टर आता है तो वहां पर ली की बेटी भी प्रोग्राम करने के लिए उनके साथ आती है, और ये 5 कैदी उसकी बेटी को एक पेटी के अंदर बंद करके अपने सेल में ले आते हैं जहां पर ली पहले से होता है। और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और उसकी बेटी ली को बहुत मारती है। वो कहती तुम कहां चले गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम वापस क्यों नहीं आए। ली कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पे फंस चुका था। और ली और उसकी बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। ली की बेटी एंजल ली से पूछती है कि आप बुरे इंसान हो। ली कहता है कि नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। और तभी वहां पर एक कैदी बोलता है कि ये एक स्कूल है। ली अपनी बेटी से सच कह देता है। वो कहता है कि ये एक जेल है और यहाँ पर ये 5 लोग, ये सब के सब बुरे हैं, इन्होंने गलत काम किए। और जब 5 लोग ये सुनते तो हैरानी से ली का चेहरा देखते हैं। दरअसल ली बहुत ही इनोसेंट होता है, वो अपनी बेटी से कभी भी झूठ नहीं बोलता। और अब ये 5 कैदी बोलते हैं कि अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ के सभी बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एंजल यहाँ से नहीं जाना चाहती और रोती, कहती मैं अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और ली भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ली को सब समझाते हैं कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएगी तो वो स्कूल नहीं जा पाएगी, दूसरे बच्चों की तरह नहीं पढ़ पाएगी। और इसीलिए ली अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें जाना होगा। और इन्हीं 5 कैदी में से अब एक कैदी ली की बेटी को वापस छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो गेट तक पहुंचता है तब तक वो देखता है कि सारे बच्चे बस में बैठकर यहाँ से जा चुके होते हैं। और मजबूरी में उसे ली की बेटी एंजल को वापस उसी सेल में लेकर आना पड़ता है जिस सेल का नंबर 7 है। और ली अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है। हालांकि यहाँ पर गार्ड भी आता है, लेकिन जैसी गार्ड आता है वो ली की बेटी को छुपा देते हैं और ली की बेटी अगले कई दिनों तक यहाँ पर रहती है। ली और वो दोनों यहाँ पर साथ में खाना खाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। और एक रात को सोने से पहले ली की बेटी ली से कहती है कि आई एम सॉरी डैड, ये सब कुछ उस सेलर मून बैग की वजह से हुआ है, वो बैग मुझे नहीं चाहिए। ली कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा मैं तुम्हारे लिए जरूर वो सेलर मून बैग लेकर आऊंगा। ली की बेटी एंजल ली से कहती है कि जब भी आप जज के सामने जाओगे तो वहां पर साफ साफ सब कुछ उन्हें बता देना कि क्या हुआ था। दरअसल ली को बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसकी बेटी बोलती है कि जब भी आप जज के सामने बोलोगे तो एक एक शब्द अच्छे से बताना। ली कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब यहाँ सेल में जितने भी लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके एंजल से जुड़ जाते हैं, वो उसके साथ गाने गाते हैं, उसके साथ नाचते हैं। और एक दिन इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बार फिर से मिनिस्टर आया है। दरअसल इनमें से एक उन्हें बताता है और ये बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी से बचते बचाते एंजल को छुपाकर उस ऑडिटोरियम तक पहुंचते हैं। और जब भी वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी मिनिस्टर नहीं आया होता, बल्कि वहां पर बुद्धिस्ट होते हैं। और इसीलिए इन्हें एंजल को सेल नंबर 7 में वापस लेकर आना पड़ता है। और इनमें से जिसने इंफॉर्मेशन दी थी कि जेल में मिनिस्टर आया है उसे जेंगो बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की था। अगर पुलिस को पता चल गया कि इन्होंने अपनी सेल में किसी लड़की को, बच्ची को छुपाया है, तो हो सकता है इन सब की 2-2 साल की सजा बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ वार्डन उस दिन की फोटोज देख रहा होता है जिस दिन मिनिस्टर आया था, और वो देखता है कि एक जगह पर 3 बच्चे खड़े होते हैं और दूसरी फोटो में वो देखता है कि वहां पर 3 नहीं बल्कि 2 हैं। और उसे शक होता है कि हो ना हो वो बच्ची सेल नंबर 7 में है, क्योंकि कुछ फोटोज में सेल नंबर 7 के कैदी भी होते हैं। इसीलिए वार्डन को पूरी तरह से शक है और वो सेल नंबर 7 में जाता है, जहां पर उसे वो बच्ची मिल जाती है। और उसे पता चलता है कि बच्ची ली की है और ली को वो बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि वो ली से पहले नफरत करता है। वो ली से कहता है कि जब तुमने दूसरी बच्ची के रेप करने की कोशिश की, उसकी जान ले ली, तब तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया। और वो ली के हाथ पैर बांधकर उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में यानी कि अकेले सेल में
में डाल देते हैं। यहीं पर जेल में दिखाया जाता है कि एक कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो पूरी जेल में आग लगा देता है और जब वार्डन उसे कंट्रोल करने के लिए जाते हैं तो वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं। यहाँ से सभी कैदियों को बाहर निकाल रहे होते हैं और जब ली ये देखता है कि वार्डन अंदर फंस चुके हैं, बाहर आग लगी है, तो वो सबसे मदद के लिए बोलता है, लेकिन सब कैदी यहाँ से भागना चाहते हैं और इसके बाद ली अपनी जान पर खेल कर अंदर चला जाता है जहां पर वार्डन बेहोश होते हैं। और जब वार्डन को हॉस्पिटल में होश आता है तो उन्हें बताया जाता है कि अगर तुम्हें वक्त पर वहां से बाहर नहीं निकाला जाता तो शायद तुम्हारी जान नहीं बचती। वार्डन कहता है कि मुझे किसने निकाला। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उस कैदी ने जो अच्छे से बोल नहीं पाता और तुम्हें बचाते वक्त वो खुद भी काफी जल चुका है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि उसने किसी भी बच्ची का किडनैप नहीं किया, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। और जब डॉक्टर वार्डन को उस कैदी को दिखाते हैं जो उन्हीं के वार्ड में होता है तो वार्डन देखता है कि वो ली होता है और अब वार्डन को भी कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन है कि ली ने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया जिस गुनाह के लिए उसे यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि जिस इंसान के दिल में इतनी इंसानियत होती है कि अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाए, वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता। वहीं दूसरी तरफ एंजल को दिखाया जाता है जो हमेशा बहुत परेशान रहती है और उसकी टीचर उसके लिए बहुत कंसर्न होती है। और जब वो अपनी टीचर के पास जाती तो उसकी टीचर उससे पूछती क्या तुम बीमार हो। एंजल इस बात का कोई जवाब नहीं देती। उसकी टीचर बोलती तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ। एंजल बोलती क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर होम काउंसलिंग के लिए चल सकती हैं। उसकी टीचर कहती कि हाँ मैं चल सकती हूँ। एंजल पूछती क्या आपके पास आईडी है। उसकी टीचर कहती कि हाँ। हालांकि उसकी टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन वो एंजल के साथ चल देती है और अगले पल एंजल अपनी टीचर को जेल के बाहर ले जाती है। उसकी टीचर बड़ी हैरानी से देखती है लेकिन वो फिर भी एंजल को अंदर ले जाती है और अब एंजल के डैड ली को बुलाया जाता है और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। एंजल भी अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन तभी मिलने का टाइम खत्म हो जाता है और गार्ड उस बटन को ऑफ कर देता है जिससे वॉइस इस तरफ से शीशे के उस तरफ जाती है। ये दोनों चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं लेकिन ना ली उसकी बेटी की बात सुन सकता है ना ली की बेटी उसकी बात सुन सकती है। ली बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी बेटी से बात करे लेकिन गार्ड उसे यहाँ से ले जाता है और एंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं ये सब कुछ वार्डन देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ली अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इसके कुछ दिनों बाद एंजल को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। वो अपने डैड को बहुत मिस करती है और वहां पे वार्डन उससे मिलने के लिए जाता है। एंजल उन्हें कहती क्या आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात का वार्डन कोई भी जवाब नहीं देती और वो वापस जेल में आकर अपने दो गार्ड से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि उन दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड सेल नंबर 7 में एक बॉक्स लेकर जाता है और उस बॉक्स के अंदर एंजल होती है। एंजल अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है और ली भी अब बहुत खुश हो जाता है। ली समझ जाता है कि ये सब वार्डन ने किया। वार्डन को इसके लिए शुक्रिया भी कहता है। साथ ही साथ वार्डन अब एंजल का स्कूल में एडमिशन भी करवा देता है और वो हर रोज अपने डैड से मिलने के लिए सेल नंबर 7 में जाती है। और यहाँ पर जो और कैदी होते हैं एंजल उनमें से एक को जिसका नाम जेंगो होता है जो इन सब का बॉस है उसे पढ़ना भी सिखाती है और एक दिन वो अपने साथ एक मोबाइल भी लेकर जाती है क्योंकि इनमें से एक कैदी होता है जिसकी बेटी हुई होती है और उसने ना तो अपनी बेटी को आज तक देखा है और ना ही कभी उससे बात की है क्योंकि उसके जेल आने के बाद उसकी बेटी का जन्म हुआ था और एंजल की वजह से वो अपनी पत्नी से बात कर पाता है और साथ ही साथ अपनी बेटी की पहली बार आवाज सुन पाता है और वो एंजल को अपने गले लगाकर बहुत रोता है। वहीं अब ली का कोर्ट में ट्रायल होने वाला यानी कि कोर्ट में उसकी पेशी है और जज के सामने उसे अपनी गवाही देनी होगी और यहाँ पर वो सबको बताता है कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल उस दिन जब वो कमिश्नर की छोटी सी बेटी के पीछे जा रहा था तो तभी वो गिर जाता है और इससे पहले कि वो उठता आगे उसे किसी और की गिरने की आवाज आती है और ये कमिश्नर की बेटी होती है और जब वो वहां पर जाता है तो उसके सिर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई होती है और इसमें ली का कोई भी हाथ नहीं होता। ली उसकी पैंट ढीली इसलिए करता है ताकि उसको ऑक्सीजन सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और साथ ही साथ वो उसके मुंह में सांस इसलिए भरता है क्योंकि उसे जहां पर वो काम करता था वहां पे सीपीआर देना सिखाया था। वो दरअसल उस बच्ची को सीपीआर दे रहा था ताकि उसकी जान बच सके लेकिन जब ये उस औरत ने देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये आदमी इस बच्ची के साथ कुछ गलत काम कर रहा है और इसी वजह से उसने पुलिस को एक गवाही भी दी होती है और पुलिस ने भी ली का अच्छे से स्टेटमेंट नहीं लिया होता जिस वजह से वो इस केस में पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन सेल नंबर 7 में जितने भी कैदी होते हैं वो ये पता करना चाहते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और उस बच्ची की मृत्यु कैसे हुई और ये एक तरह का रोल प्ले करते हैं जिसमें इनका एक साथी गिरता है क्योंकि उस बच्ची के सिर के पीछे और सिर के ऊपर चोट आई थी और साथ ही वहां पर एक ईंट थी
थी जिससे उस बच्ची के सिर पर चोट लगी थी। और सबसे पहले इन्हें पता लगता है कि उस दिन ली और वो बच्ची इसलिए गिरे थे क्योंकि उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी और सड़क पर बर्फ जमी हुई थी, जिसकी वजह से इनका पैर फिसला और ये दोनों के दोनों एक एक करके गिरे। और जब बच्ची गिरती है तो वो संभलने के लिए एक रस्सी पकड़ती है, लेकिन उस रस्सी में ऊपर एक ईंट बंधी होती है जो सीधा उसके सिर पर आकर लगती है। और यही वजह होती है कि उसके सिर पर ईंट के घाव का निशान होता है। और अब सबको समझ में आ गया है कि उस बच्चे की मृत्यु कैसे हुई थी और इसमें ली का कोई भी हाथ नहीं है। और अब यहाँ पर ली के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब सवालों की एक लिस्ट बनाते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो कोर्ट में उससे पूछे जाएंगे और वो इसके सही और सच्चे जवाब ली को याद करवा देते हैं। और ली भी सारे जवाबों को अच्छे से याद कर लेता है। वहीं वार्डन कमिश्नर के पास जाता है। वो चाहता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो, लेकिन कमिश्नर मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि ली किसी भी हालत में जेल से आए। वो चाहता है कि उसको सजा मिले। वो ली से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसी की बेटी के मर्डर का आरोप ली के ऊपर होता है। और अब वो दिन आता है जिस दिन कोर्ट में ली को पेश होना है। वार्डन उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे हौसला देता है कि तुम्हें सारे सवालों के सही सही और सच्चे जवाब देने हैं। और अब कोर्ट की पेशी से पहले ली के पास उसका वकील आता है, लेकिन वो उसका स्टेटमेंट नहीं लेता, बल्कि वो कहता है कि कमिश्नर बहुत पावरफुल है और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दरअसल कहीं ना कहीं वो उसे डराता है, जबकि वो खुद ली का वकील है। और इसके बाद कमिश्नर खुद ली के पास आता है। वो ली को बहुत मारता है और वो उसे कहता है कि अगर तुमने ये नहीं कहा कि सब कुछ मैंने किया है तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ वही करूंगा जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। इस बात से ली बहुत घबरा जाता है और जब कोर्ट में उससे सवाल पूछे जाते हैं तो ली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने कमिश्नर की बेटी का खून किया है। इस बात से कोर्ट में सब शॉक्ड हो जाते हैं और वार्डन भी चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे और वक्त की जरूरत है। लेकिन जज अपना फैसला सुना देते हैं। वो ली को सजाए मौत देते हैं। ली सबसे माफी मांगता है। वहां पर ली की बेटी एंजल भी होती है और उसे भी अपने पिता के स्टेटमेंट से बहुत दुख होता है। उसे बहुत रोना आता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ली ने अपनी स्टेटमेंट क्यों चेंज की। ली को वापस जेल में ले आया जाता है और वहां पर उसकी बेटी उससे मिलने आती है और वो अपने डैड से कहती है कि मुझे पता है कि आप गलत इंसान नहीं हो, बल्कि आप एक अच्छे इंसान हो। ली की बेटी अपने डैड को अपनी आंसर शीट भी दिखाती है जहां पर उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले होते हैं और वो उसे ये भी बताती है कि वो पियानो बजाना भी सीख रही है। दरअसल वार्डन अब ली की बेटी एंजल को अपने घर पर रखता है और वो उसका पूरा ध्यान रखता है और एंजल भी वार्डन से अब क्लोज है। यहाँ पर ली के जो साथी होते हैं उन्हें पता है कि ली के साथ जो भी हो रहा है वो जस्टिस नहीं है, क्योंकि जिस गुनाह के लिए उसे फांसी दी जा रही होती है वो कभी ली ने किया ही नहीं और साथ ही साथ उसे वक्त से पहले ही फांसी दी जा रही होती है, क्योंकि कमिश्नर एक पावरफुल इंसान है और ये करवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर ली के जितने भी साथी होते हैं वो ये तय करते हैं कि वो ली को किसी भी तरह से जेल से निकालेंगे। दरअसल इस जेल में फुटबॉल्स बनती है और कैदी ये सारी फुटबॉल्स बनाते हैं और यहाँ पर ली के सभी साथी मिलकर एक बहुत बड़ा बलून बनाते हैं। और 23 दिसंबर को जिस दिन ली को फांसी दी जानी है उस दिन यहाँ जेल में एक प्रोग्राम भी होता है जहाँ पर ली की बेटी भी आएगी और साथ ही साथ आज ही ली की बेटी का बर्थडे है। वो ये डिसाइड करते हैं कि इस दिन वो ली को इस जेल से निकाल देंगे। और जब प्रोग्राम हो रहा होता है, प्रोग्राम के दौरान वो किसी तरह से ली की बेटी को और ली को उस हॉट बैलून के अंदर बिठा देते हैं और इसके बाद वो रस्सी को खोल देते हैं। बलून उड़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश में ये साफ नजर आता है कि वो ऐसा नहीं चाहते कि वो उन्हें रोकें, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो ली को और उसकी बेटी को यहाँ से जाने दें। और बलून अब धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ना शुरू होता है, लेकिन इससे पहले कि वो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच पाता, बलून की जो रस्सी होती है वो जेल की दीवार के ऊपर जो कटीली तार लगी होती है उस पर अटक जाती है, जिस वजह से बलून वही हवा में अटक जाता है। ली को इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि उसके भागने का ये प्लान है। वो अपनी बेटी के साथ उस बलून पर खड़ा होकर डूबते हुए सूरज को देखता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि इस दिन को कभी मत भूलना और ना ही अपने डैड को। नीचे सभी कैदी, सभी गार्ड्स इस बात से बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यहाँ से ली नहीं भाग पाया और ली को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। उसकी बेटी भी सेल में उसके साथ होती है क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब ली की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो सब ली की बेटी को गिफ्ट्स देते हैं और ली भी अपनी बेटी को एक बॉक्स देता है और जब ली की बेटी एंजल उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर सेलर मून बैग होता है, वही बैग जिसकी वजह से आज ली इस जेल में है, जिस बैग के लिए उसने अपनी बेटी को वादा किया था। एंजल उस सेलर मून बैग को देखकर बहुत खुश होती है और वो अपने डैड को झुककर थैंक्स कहती है। ली अपनी बेटी को कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी के रूप में जन्म लेने के लिए और इसके बाद ली अपनी बेटी को गले लगा लेता है और यहाँ पर जितने भी और कैदी होते हैं वो सब के सब रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ली का आज इस दुनिया में आखिरी दिन है, उसे फांसी होने वाली है। हालांकि ली को इस बारे में नहीं पता होता और वो सब
सब के सब ली के टी शर्ट पर एक एक मैसेज लिखते हैं। इसके बाद ली अपनी बेटी को बाहर छोड़ने के लिए जाता है और गेट पर पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं आ सकता, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। उसकी बेटी अपने डैड को मैरी क्रिसमस कहती है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो भी अपनी बेटी को मैरी क्रिसमस कहता है। और तभी एक गार्ड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और ली जब गार्ड के साथ जाने लगता है तो उसकी बेटी उसे देख रही होती है और तभी ली अपनी बेटी को फनी डांस करके दिखाता है जो ली और उसकी बेटी एक साथ करते हैं। ली की बेटी भी वैसे ही करती है और इसके बाद गार्ड उसे वहां से ले जाता है, लेकिन वो उसके सेल की तरफ नहीं ले जाता बल्कि वो उसे उस तरफ ले जा रहा होता है जहां पर उसे फांसी दी जानी है। और ली समझ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है। वो भागता हुआ अपनी बेटी के पास जाता है, उसे अपने गले से लगा लेता है और वो यहाँ पर सबसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी बचा लो, और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वो अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता क्योंकि उसकी बेटी उसकी दुनिया है और उसकी बेटी के लिए उसके डैड ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं, जितने भी प्रिजनर्स होते हैं, उन सब की आंखों में आंसू होते हैं ये जानने के बाद भी कि ली निर्दोष है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। और ली को वहां से ले जाया जाता है। ली की बेटी वहीं पर रोती रह जाती है। और अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है जहां पर ली की बेटी एंजल ये सारी कहानी उन 3 जजेस को सुना रही है जिनके आगे उसके डैड का केस एक बार फिर से उसने दोबारा से रीओपन करवाया है। हालांकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने डैड के माथे से इस झूठे आरोप को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। और यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो पास्टर होता है और जो बाकी के लोग होते हैं, ये वही प्रिजनर्स होते हैं जो कभी ली के साथ उसकी सेल में थे। अब ये सब के सब रिहा हो चुके हैं और एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। और यहाँ पे वार्डन भी होता है जो कि अब बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है। और इन सब की गवाही से ये साबित हो जाता है कि ली निर्दोष था। उसके केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया और वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्टेबल नहीं था। उसके केस में और भी जांच होनी चाहिए थी। और मेडिकल रिपोर्ट से ये कहीं भी साबित नहीं हुआ था कि उस बच्ची को ली ने या किसी ने भी सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था। और ना ही ये साबित हो पाया कि ली ने उस बच्ची का मर्डर किया था। इसीलिए सीनियर जज ये फैसला सुनाते हैं कि ली बेगुनाह था, उसने कोई जुर्म नहीं किया था। और कोर्ट के इस फैसले से वो सभी लोग जो ली के साथ उसकी सेल में थे वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और वार्डन को भी खुशी होती है। दरअसल वार्डन ने ली की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था और उसी ने उसे वकील बनाया था। और एंजल वकील सिर्फ इसीलिए बनी होती है ताकि एक दिन वो अपने डैड को इंसाफ दिला सके। और आज उसने अपना वो काम कर दिया। इसके बाद ली की बेटी उस दीवार के पास जाती है जहां पर वो 23 दिसंबर के दिन, जिस दिन एंजल का बर्थडे होता है, वो अपने डैड ली के साथ यहाँ पर एक बलून में अटक गई थी और वो ऊपर से सबको हाथ हिला रहे थे। और एंजल को एक बार फिर से वही दृश्य दिखता है जहां पर वो अपने आप को छोटे बच्चे के रूप में देखती है और उसके डैड वहां पर उसके साथ होते हैं। लेकिन उसकी कल्पनाओं में इस बार ये बलून यहाँ से दूर आकाश की गहराइयों में कहीं उड़ जाता है और एंजल नीचे से अपने डैड को बाय कहती है। तो ये थी पूरी कहानी मिरेकल इन सेल नंबर 7 की। ये